नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, रिटर्निंग अधिकारी लगातार फील्ड विजिट करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता की प्रभावी पालना के निर्देश दिए। तो आप सभी को पता है 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी संबंध में चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग लगातार निर्देश जारी कर रहा है और इसी क्रम में कहा गया है कि जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो अपनी अपनी फील्ड का विजिट करें। यहाँ हर दिन एक जिले के बारे में जानकारी आ रही है। अगला जिला है भीलवाड़ा। कल हमने यहाँ पढ़ा था भरतपुर, आज नेक्स्ट कौन सा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कुल मतदाता है 18,43,000, जिसमें से पुरुष मतदाता है 9,33,000 और महिला मतदाता है 9,09,000। ट्रांसजेंडर मतदाता है 7। अब यहाँ इनको निर्वाचन क्षेत्रवार जो मतदाता है उनको डिवाइड किया गया है, जैसे कि आसींद में कितने हैं, मांडल में कितने हैं, सहाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, मांडलगढ़ और भीलवाड़ा। ये सभी जो यहाँ की विधानसभा सीट हैं उनके हिसाब से जो मतदाता है उनको आगे डिवाइड किया गया है। महिला मतदाता कितनी है, पुरुष मतदाता कितने हैं और ट्रांसजेंडर कितने हैं। यहाँ कोने में एक जानकारी और लिखी हुई है, कई बार कभी कभी ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती हैं। मतदाता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है 1950। इसके बाद आगे है, मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 प्रकार के दस्तावेज मांगे। ये दरअसल कुल मिलाकर 12 दस्तावेज हैं, यानी कि फोटो पहचान पत्र भी इसमें शामिल है। यहाँ जो दस्तावेज दिए गए हैं उनमें ये संख्या कितनी है? 11, और एक हो गया इसमें जो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र है। इस प्रकार कुल कितने हो जाते हैं? तो कुल हो जाते हैं ये 12। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की चुनावी जब्ती प्रबंधन प्रणाली की तारीफ की और राजस्थान ने रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड क्या है? 8 दिन में राजस्थान में 105 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध सामग्री जब्त की गई है। अगली जानकारी बाड़मेर से, जहां जिला स्तरीय MCMC की बैठक। क्या है MCMC? मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, यानी कि मीडिया अधिप्रमाणन एवं मॉनिटरिंग कमेटी। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। और यहाँ है पेड न्यूज के बारे में। भारत निर्वाचन आयोग ने जो इसके लिए गाइडेंस जारी किया था, या कह सकते गाइडलाइन जारी की थी, उसमें क्या क्या था कि जो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित सामग्री है उन सब का पहले अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक होगा। RPSC से न्यूज क्या है कि कनिष्ठ अधिकारी परीक्षा 4 और 5 नवंबर को होगी। यहाँ अगली जानकारी है कि विद्यार्थी माता पिता से मतदान करने का संकल्प पत्र भरवाएंगे। और यहाँ ये है एक लघु फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म, जो कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा इस तरह के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ये जो स्वीप कार्यक्रम है भारत निर्वाचन आयोग का, उसके तहत ही नुक्कड़ नाटक या फिर जो शॉर्ट फिल्म है, इन सब का आयोजन किया जा रहा है। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हैं, ये भी मतदाताओं को चुनाव के लिए जागरूक करने से संबंधित है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 3 मुख्य जानकारियां आज क्या क्या है। करंट अफेयर्स को लेकर देखें तो 2 ही जानकारियां हैं। पहली तो है मतदान के लिए 12 प्रकार के दस्तावेज और जो स्वीप कार्यक्रम जो है भारत निर्वाचन आयोग का। तीसरी जो जानकारी है ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, लेकिन लगातार चुनावी चर्चा चल रही है तो हम भी ये देख लेते हैं कि निर्वाचन के संबंध में संविधान में क्या क्या प्रावधान है, कहाँ इसका उल्लेख है, कौन कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान है उनको भी पढ़ेंगे आज। सबसे पहले मतदान के लिए 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य। कौन कौन से ये 12 दस्तावेज हैं तो उनका है नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले तो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हैं? वोटर ID। दूसरा है मनरेगा जॉब कार्ड। तीसरा आधार कार्ड। चौथा है ड्राइविंग लाइसेंस। 5वां है पैन कार्ड। इसके बाद 6ठा है भारतीय पासपोर्ट। 7वां है फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज। 8वां है श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। फिर इसके बाद 9वां है NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड। फिर इसके बाद अगला है केंद्र और राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र। फिर इसके बाद है सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी राजकीय पहचान पत्र। और आखिरी है यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड, जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो चुनाव के समय ये जो 12 दस्तावेज हैं इन सभी का उपयोग किया जा सकता है। कल हमने पढ़ा था, आज इसको एक बार वापस देखते हैं। स्वीप कार्यक्रम क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल प्रोग्राम।
किसके द्वारा संचालित है? तो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। कार्यक्रम शुरू किया गया था कब? वर्ष 2009 में। और इसका उद्देश्य क्या है कि मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करना। इसके बाद आज हम ये देख रहे हैं कि निर्वाचन संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि वैसे तो टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का है लेकिन चुनावी चर्चा चल रही है इसलिए हम भी इसको देख लेते हैं। बैकग्राउंड इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि संविधान में स्थिति क्या है। भारत के संविधान के भाग 15 में और कौन से आर्टिकल से कौन से तक? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, यानी कितने आर्टिकल हो गए ये? 324, 25, 26, 27, 28 और 29, यानी कि 6 आर्टिकल ये हैं जिनमें चुनाव से संबंधित या निर्वाचन से संबंधित जो जो जानकारियां हैं उल्लेख किया गया है। 329 ए भी पहले था जो अब हटा दिया गया है, यानी कि 329 का जिसका निरसन कर दिया गया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कहां से कहां तक है? 324 से लेकर 329, 24, 25, 26, 27, 28, 29 कौन से भाग में है संविधान के? तो भाग 15 में ये सारे आर्टिकल है। अब एक एक अनुच्छेद हम देखते हैं, जैसे कि 324 में क्या बताया गया है। 324 में बताया गया है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी कि निर्वाचन आयोग संबंधी जो अनुच्छेद है जिसमें बताया गया है कि चुनावों का अधीक्षण कौन करेगा, निर्देशन कौन करेगा, नियंत्रण कौन करेगा, तो वो करेगा निर्वाचन आयोग। यह है आर्टिकल 324। 325 यहाँ हम केवल इनको सुपरफिशियली देख रहे हैं, केवल इतना, अगर केवल इतना पूछ लिया जाए जैसे मैच द कॉलम में आ जाए कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, केवल सामान्य सी जानकारी में पढ़ रहे हैं। डिटेल में आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 325 क्या बताता है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर वोटर आईडी में अपना नाम जोड़ने के लिए अपात्र नहीं हो सकता, यानी इन आधारों पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो कोई किसी इस धर्म से है या इस जाति से है या इस वंश से है या इस लिंग से है इसलिए उसका नाम वोटर आईडी में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है, इसके आधार पर उसको अपात्र घोषित नहीं कर सकते। और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा ना किया जाना, यानी कि ना तो उसको अपात्र किया जा सकता है इन्हीं आधारों पर और ना ही इन्हीं आधारों पर वो अपने लिए कोई विशेष दावा कर सकता है कि मैं किसी इस धर्म से हूं या इस जाति से हूं या इस वंश से हूं या इस लिंग से हूं इसलिए मुझे कुछ विशेष दावे मेरे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। यानी कि ना तो वो अपात्र हो सकता है इन आधारों पर, ना ही उसको कोई विशेष दावा या विशेष कोई छूट इनके आधार पर मिलने वाली है। यह अनुच्छेद कौन सा है? 325। 324 क्या बताता है? निर्वाचन आयोग के बारे में। 325 क्या बताता है कि धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर ना तो किसी के साथ भेदभाव होगा और ना ही किसी को कोई विशेष सुविधा मिलेगी। 326 बताता है कि लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा हैं इनके निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा, यानी कि वयस्क मताधिकार कितने ही है वोट डालने के लिए भारत में आयु 18 वर्ष। तो इस आधार पर कौन कौन से चुनावों में, लोकसभा के और राज्यों की जो विधानसभाओं के लिए चुनाव होंगे इनके लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं। कौन सा आर्टिकल बताता है? 326। 327 बताता है कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, यानी संसद इस संबंध में कानून बना सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत? 327। 328 आर्टिकल के तहत जैसे यहाँ संसद बना सकती है, वहां राज्यों के विधानमंडल में जो राज्य के विधानमंडल के चुनाव होने वाले हैं उससे संबंधित राज्य विधानमंडल की शक्ति कानून बनाने की। कौन सा आर्टिकल? 328। और 329 क्या बताता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी निषेध एक तरह से। तो इस तरह से कुल कितने आर्टिकल हमने देखे? 6। 324 क्या बताएगा? चुनाव आयोग से संबंधित, चुनाव आयोग चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करेगा। 325 क्या बताएगा कि धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर ना तो कोई व्यक्ति अपात्र होगा चुनाव वोट डालने से और ना ही उसको कोई विशेष अधिकार दिया जाएगा। 326 क्या बताएगा कि वयस्क मताधिकार किसमें? लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनावों में,
जिसकी वयस्क मताधिकार यानी कि आयु क्या 18 वर्ष। ये आर्टिकल कौन सा 326। 327 और 28 क्या बताते हैं? 27 बताता है संसद की शक्ति किसके लिए? जो चुनावों में कोई नियम बनाने से, कोई कानून बनाने से। और 328 राज्यों के चुनावों में ऐसे राज्य विधानमंडल की शक्ति कोई नियम कानून बनाने से। और 329 क्या बताता है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। इस तरह से कुल 6 आर्टिकल हमने पढ़े हैं। आज का अभ्यास प्रश्न भी इससे ही संबंधित है कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है आपके भाग 12, 13, 14 या फिर 15। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।